students. This is your second chapter of your economics book of your social science subject. This is the page number 16 and the title of the chapter is People as Resources. The chapter Peoples as Resources is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability. Population becomes human capital when there is investment made in the form of education, training and medical care. In fact, human capital is the stock of skill and productive knowledge embodied in them. People as resources is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skill and abilities. चिल्ड्रन, इस चैप्टर में पीपल एज रिसोर्सेस के बारे में यह बताया गया है कि किसी भी देश की जो पॉपुलेशन है वो इकोनॉमी के लिए किस तरह से बेहतर है. पॉपुलेशन का जो कैपिटल है वह एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर यदि उसमें दी जाए तो वह पॉपुलेशन किसी भी देश के लिए एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स बन जाती है. पीपल एज रिसोर्सेस में वो लोग आते हैं जो कि प्रोडक्टिव स्किल और एबिलिटीज़ के द्वारा किसी भी देश के लिए वो काम करते हैं जो कि देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करता है. India's Green Revolution is a dramatic example of how the input of greater knowledge in the form of improved production technologies can rapidly increase the productivity of scarce land resources. अब ग्रीन रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरह से जो पीपल होते हैं वो अपने नॉलेज के द्वारा टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं. So you can see this picture. What is human resource? Is it the like land or labor? It is more than that. What is the human capital? Is it like rupee, paise or dollar? It is more than that. You can see in this picture, here is the human capital. आप देख रहे हैं ह्यूमन कैपिटल. व्यक्ति डॉक्टर बनकर अपनी सेवाएं दे रहा है, व्यक्ति शिक्षक बनकर अपनी सेवाएं दे रहा है, टेलर अपनी सेवाएं दे रहा है और वर्किंग मशीन्स में वर्क करके अपनी सेवाएं प्रोडक्शन करके प्रेस में अपनी सेवाएं दे रहा है. तो इस तरह से ये जो कैपिटल कहलाती है ये कहलाती है ह्यूमन कैपिटल, जो कि व्यक्ति जो अपनी सेवाएं देते हैं देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में या हेल्प करने में. Children, you have to read the chapter deeply and word to word. I will give you only summary. In fact, human capital is in one way superior to other resources like land and physical capital. Human resources can make use of land and capital. Land and capital cannot become useful on its own. अब बच्चों, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, मान लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल लैंड है, तो लैंड खुद से यूजफुल नहीं होती है. उसे कौन यूजफुल बनाता है? उसे व्यक्ति, मनुष्य यूजफुल बनाते हैं. तो जो सबसे सुपीरियर कौन कहलाया? ह्यूमन रिसोर्सेस कहलाए. कोई भी फिजिकल कैपिटल स्वयं से अपने आप में यूजफुल नहीं हो जाती. मान लीजिए मिनरल्स हैं तो अपने आप जमीन से बाहर निकल के तो नहीं आएंगे ना कि हमारा यूज करिए, नहीं, उनको निकाल के यूज करना पड़ता है. तो उनको मॉडिफाई कौन करता है? ह्यूमंस. द टू फॉलोइंग केसेस इलस्ट्रेट हाउ पीपल कैन ट्राई टू बिकम अ मोर प्रोडक्टिव रिसोर्स. अब ये टू यहाँ पर केसेस बताए गए हैं, स्टोरी ऑफ सकल एंड स्टोरी ऑफ विलास. अब यहाँ पर सकल की स्टोरी दी गई है. सकल की स्टोरी में ये बताया गया है कि गांव में दो दोस्त थे, विलास और सकल. सकल के पिताजी खेतों में काम करते थे, उसकी माँ घर में बच्चों की केयर करती थी. सकल के भाई बहन की वो केयर करती थी. अब जो कि जीतू थे और उसकी बहन सीतू.
अब धीरे धीरे उसके जो चाचा जी थे वो 12th पास थे, लेकिन वो घर में ही बैठे हुए थे, उनके पास कोई जॉब नहीं था। फिर शकल के माता पिता ने सोचा कि नहीं, हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया, उसे एनकरेज किया। 12th पास करने के बाद फिर उसे पढ़ाया लोन लेकर के, और उसके बाद उसे एक प्राइवेट फर्म में अच्छी नौकरी मिल गई। अब वो उसने एक बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाया, उस सॉफ्टवेयर ने कंपनी की जो सेलिंग थी उसको इंक्रीज कर दिया। इस तरह से जो उसे प्रमोशन के रूप में रिवार्ड मिला। तो ये शकल की स्टोरी है। अब यहाँ पर विलास की स्टोरी है कि विलास जब 11 ईयर का था तो उसके फादर नहीं रहे। शकल और विलास दोनों ही दोस्त थे। उसके बाद उसके फादर जो थे वो फिशरमैन थे। अब फादर के बाद उनकी जो माँ थी वो जा कर के मछली पकड़ कर के बाजार में बेचने लगी, और इस तरह से उनका घर चलने लगा। धीरे धीरे विलास भी बड़ा होने लगा, लेकिन विलास को एक प्रॉब्लम थी अर्थराइटिस की। इसकी वजह से उसे बार बार डॉक्टर को दिखाना पड़ता था, और उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाती थी मछलियों को बेचकर। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब बार बार डॉक्टर को दिखाना पड़ रहा था तो जो विलास था उसकी स्टडीज़ में भी बहुत फर्क पड़ रहा था। फिर कुछ समय के बाद उसकी माँ भी चल बसी। अब इस तरह की कंडीशन में विलास को वो जो फैमिली का जो वर्क था वो करना पड़ा। अब विलास मछलियाँ एक बड़े सेलर के पास से मछलियाँ खरीदता और फिर उसे ले जा करके बेचता, छोटी सी दुकान लगा करके। तो इस तरह से उसने अपनी माता का, अपने पिता का काम किया और अपनी माँ की तरह अर्निंग स्टार्ट की। Now here is activity given. Do you notice any difference between the two friends? What are those? अब दोनों बच्चों में क्या डिफरेंस था, शकल में और विलास में, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ये एक्टिविटी जो दी है ये इसे आपको नहीं करना है। लेट्स डिस्कस का ये वाला क्वेश्चन आपको लिखना है। In the case of Sakal, several years of education added to the quality of labor. This enhanced his total productivity. Total productivity adds to the growth of the economy. This in turn pays an individual through salary or in some other form of his choice. In case of Vilas, there could not be any education or health care in the early part of his life. He spends his life selling fish like his mother. Hereforth, he draws the same salary of unskilled laborer as his mother. तो क्या डिफरेंस था? शकल जो था, शकल ने बहुत सालों तक एजुकेशन में अपना समय दिया और अपनी क्वालिटी को बढ़ाया, अपने लेबर को बढ़ाया, और इसके बाद उससे क्या हुआ, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और उसने उसकी इकोनॉमी को बढ़ा दिया। अब वो किसी भी तरह से अर्न कर सकता है, किसी फर्म में सर्विस करके या कोई दूसरा अपना बिजनेस करके उसमें दिमाग लगा के वो अपना अर्निंग कर सकता है। वहीं विलास के केस में उसने एजुकेशन में भी समय नहीं दिया और हेल्थ में भी उसका बहुत समय खराब हुआ, उसे बार बार डॉक्टर के पास दिखाना पड़ रहा था। तो ये सारी कंडीशन में, और उसके बाद फिर उसने अपनी पढ़ाई पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, अपने लेबर को उसने नहीं बढ़ाया, तो उसकी जो माँ का जो बिजनेस था उसे उसी की, अपनी माँ की ही तरह उसे जा कर के फिश बेचनी पड़ी, और उसकी सैलरी भी कुछ नहीं बढ़ पाई। अपनी माँ की तरह उसने अनस्किल्ड लेबर उसे करना पड़ा। So investment in human resource in education and medical care can give high rates of return in future. This investment on people in the same as investment in land and capital. तो एजुकेशन और मेडिकल केयर पर किया गया जो इन्वेस्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्स पर, वह भविष्य में बहुत ही अच्छा रिटर्न देता है, जिस तरह से कि लैंड और बाकी दूसरे कैपिटल देते हैं। Countries like Japan have invested in human resource. They did not have any natural resources. These countries are developed rich. जैसे कि जापान है, जापान ने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर बहुत सारा खर्च किया है और उनके पास कोई बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, उसके बाद भी वह कंट्री रिच है क्योंकि उनकी जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो चुके हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वीमेन. The various activities have been classified into three main sectors, for example, primary, secondary and tertiary. Primary sector includes agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry farming, mining and quarrying. Manufacturing is including in the secondary sector. Trade, transport, communication, banking, education, health, tourism, services, insurance, etc. are included in the
मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर में। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, tourism, service, insurance, etc. are included in the tertiary sector. The activities in this sector result in the production of goods and services. These activities add value to the national income. These activities are called economic activities. स्टूडेंट्स, अब जो इकोनॉमी होती है उसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया जाता है। फर्स्ट प्राइमरी, सेकंड सेकेंडरी और थर्ड टर्टारी। फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर में वो चीज़ें आती हैं जो कि हम प्रकृति से प्राप्त चीज़ों को डायरेक्टली यूज़ करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है और पोल्ट्री फार्मिंग है, माइनिंग है, सीधे हमने खुदाई की और सीधे कोयले वगैरह का यूज़ करने लगे। तो ये सारी चीज़ें जिससे हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, वो कहलाता है प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर वो होता है जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं लेकिन उसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, जैसे कि आयरन है। हमने आयरन निकाला, नेचुरल रिसोर्स है, और फिर उसके मॉडिफाई करके उससे बहुत सारे दूसरे यूज किए, तो वो हो गया सेकेंडरी सेक्टर। और जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की हेल्प करने में जो चीज़ें यूज होती हैं वो कहलाती हैं टर्टायरी सेक्टर, जैसे कि ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, एजुकेशन है, हेल्थ है। ये सारे टर्टायरी सेक्टर में आते हैं क्योंकि ये प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की हेल्प करते हैं, और ये इनके बिना प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, वो बहुत कम यूज़फुल हो जाते हैं यदि टर्टायरी सेक्टर ना हो तो। ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती है नेशनल इनकम को बढ़ाती हैं, और इन एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोला जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। Economic activities have two parts: market activities and non-market activities. Market activities involve remuneration to anyone who performs. For example, activity performs for pay or profit. These include production of goods or services, including government service. Non-market activities are the production for self-consumption. अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया गया, पहला मार्केट एक्टिविटीज और दूसरा नॉन मार्केट एक्टिविटीज। अब मार्केट एक्टिविटीज में वो सारी चीजें आती हैं जो कि किसी भी रूप में पे करती हैं या प्रॉफिट लेती हैं। ये सारी जो चाहे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो या सर्विसेज हो, ये सारी जो हो गई मार्केट एक्टिविटी, जिनसे हमें रिटर्न में कुछ पेमेंट मिले या कुछ प्रॉफिट हो। और नॉन मार्केट एक्टिविटी में वो चीज़ें आती हैं जो सेल्फ कंजप्शन के लिए, खुद के लिए यूज़ की जाती हैं, सिर्फ खुद की फैमिली के लिए, खुद के लिए यूज़ की जाएंगी, वो नॉन मार्केट एक्टिविटी में आएंगी। So students, we will read about the page number 20 in the next video.